Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Akil and I am serving as a senior medical officer here in Zebunisa Trust Hospital. हमारा जो आज टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है एस्थमा या दमे की बीमारी। WHO के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर 8% से ज़्यादा ऐसे लोग मौजूद हैं जो दमे की बीमारी या सांस की जो नाली है उसकी तंगी की बीमारी के अंदर मुब्तला हैं। इनके अंदर के बच्चे या बूढ़े ज़्यादा इस बीमारी से मुतासर होते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज़ एस्थमा, ये दमा क्या है। तो दमा फेफड़ों की एक बीमारी है या जो लंग्स होते हैं हमारे उनकी एक बीमारी है जिस बीमारी के अंदर किसी भी एलर्जिक एक्सपोजर की वजह से जो सांस वाली नाली है, जो सांस वाली ट्यूब्स हैं उनके अंदर अकड़ाव आ जाता है या इसके अलावा उनके अंदर म्यूकिस अटक जाती है या उनके साइज के अंदर बढ़ाव आ जाता है। अब साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करते हैं तो साइन सिम्टम्स में अगर म्यूकस जो है वो सांस वाली नाली के अंदर इनगल्फ हो गई है तो और उसने उनको तंग कर दिया है तो उसकी वजह से सबसे पहले बलगम का आना, मरीज जब चलता फिरता है तो उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है। इसके अलावा चेस्ट टाइटनेस या छाती का जो जकड़न है उसकी वो कंप्लेन करता है। इसके अलावा हल्का फुल्का बुखार का रहना, खांसी बलगम वाली भी आ सकती है और खुश खांसी भी हो सकती है। ये जो साइन सिम्टम्स हैं मरीज ज़्यादातर रात के वक्त जो है वो महसूस करता है और उसकी कंप्लेन करता है, या इसके अलावा अगर कोई रीसेंट एलर्जिक एक्सपोजर हुआ हो या अगर उसने कोई स्ट्रीनस एक्टिविटी की हो या वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में किसी में इन्वॉल्व रहा हो तो उसके बाद वो ज़्यादा मरीज़ के लिए परेशानी का बायस बनती है। अगर इसकी कॉजेज़ या इसकी वजूहात की बात की जाए तो 100% तो इसकी कॉजेज़ जो हैं वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक हमें इसके मुहर्रकात का अंदाज़ा है। तो बेसिकली ये एक एलर्जिक डिजीज़ है। जब भी मरीज़ का किसी एलर्जन के साथ एक्सपोजर होगा या किसी एलर्जिक डिजीज़ के साथ उसका एक्सपोजर होगा तो मरीज़ इन साइन सिम्टम्स की ज़्यादा कंप्लेन करेगा। अब वो एलर्जिक एक्सपोजर उसको ट्री पोलन्स की वजह से हो सकता है, डस्ट की वजह से हो सकता है, ग्रास पोलन्स की वजह से भी हो सकता है, या इसके अलावा अगर कोई फंगल अटैक हुआ है मरीज को या उसका एक्सपोजर किसी फंगस के साथ हुआ है तो तब भी मरीज जो है अपनी बीमारी के अंदर शिद्दत या उसकी स्वेटी के अंदर ज्यादती की कंप्लेन करता है। इसके अलावा एस्थमा जो है वो बेसिकली जिस्म की और मजीद जो एलर्जीज हैं उनको भी ट्रिगर करता है या उनकी भी ज्यादती का बायस बनता है, जैसा कि साइनसिस की एलर्जी, जिस्म की जो स्किन है उनकी मुख्तलिफ इकसाम की एलर्जीज का बायस भी बनता है। यहाँ एक और चीज़ को हम डिस्कस करना चाहेंगे कि कुछ मरीज जिनका ओवर वेट या उनका साइज बढ़ जाता है या वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं तो उनके अंदर ये बीमारी का तनासब काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाता है। वो किसी एलर्जीन एक्सपोजर या एलर्जी की वजह से तो नहीं होता, उसकी वजूहात तो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। अगर मरीज का ओवरवेट या ओबेसिटी की तरफ चले जाना भी मरीज की जो बीमारी है उसमें काफ़ी शिद्दत का बायस बनती है, उसको ट्रीट करना डॉक्टर्स के लिए एक चैलेंज होता है। अब हम बात करेंगे कि इसको डायग्नोज या इन्वेस्टिगेट कैसे किया जा सकता है। तो एस्थमा जो है वो ज़्यादातर मरीजों के अंदर डॉक्टर जो है उसकी तशखीस उसके साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू ही करते हैं, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं कि उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन तो सबसे पहले एक ब्रीदिंग टेस्ट होता है जिसको हम स्पायरोमेट्री भी कहते हैं। इस स्पायरोमेट्री के टेस्ट के अंदर हम मरीज की जो ब्रीथिंग है वो इसको टेस्ट करते हैं कि एक ब्रीथ के अंदर वो कितनी दफा सांस को अंदर लेके जाता है या बाहर निकालता है, या उसमें कोई रुकावट का मसला मरीज को या दुश्वारी का सामना तो नहीं है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर हाई रिस्क अलामत तो मौजूद होती हैं लेकिन उनका ब्रीदिंग जो टेस्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल आता है। तो ऐसे मरीजों के अंदर हम मरीज को एडवाइस करते हैं कि वो अपना एक ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट जो है वो करवाए। उस टेस्ट के अंदर हम ऐसा करते हैं कि ऐसी दवाइयां मरीज को हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर रहते हुए देते हैं जिसकी वजह से एस्थमा या दमा उसका फ्लेयर अप होता है या उसके सिम्टम जो हैं वो खुलकर सामने आ जाते हैं। तो तब हम मरीज को ये एडवाइस करते हैं कि उसकी लंग कैपेसिटी को चेक करने के लिए ये टेस्ट करवाया जाए। लंग कैपेसिटी का हमें उससे मालूम हो जाता है ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट से कि वो कम तो नहीं हुई या लंग कैपेसिटी मरीज की निस्बतन पहले से कम तो नहीं है।
इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिनकी वजह से हम अस्थमा को रूल आउट कर सकते हैं या उसको कंफर्म भी कर सकते हैं। ज़्यादातर मरीजों के अंदर ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट या स्पायरोमेट्री टेस्ट से मरीज को हम उसका डायग्नोज, उसकी तशखीस या दमा को रूल आउट करते हैं। एक्सरे, चेस्ट एक्सरे भी करवाया जाता है। एक्सरे से हम जो लंग्स की और बहुत मुख्तलिफ इकसाम की बीमारियां होती हैं उनको भी हम रूल आउट या कंफर्म कर सकते हैं। आखिर में अगर हम बात करते हैं उसके ट्रीटमेंट की, तो आज के दौर के अंदर अस्थमा की बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। इनके अंदर ज़्यादातर इनहेलर थेरेपीज़ या पंप्स की मिकदार ज़्यादा है। उसकी वजूहात अगर आम हम दवाइयों से उनको कंपेयर करते हैं तो आम दवाइयाँ जैसे टैबलेट्स, सिरप्स, इंजेक्शंस, उनका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी ज़्यादा हैं और उनका जो एफिकेसी है वो भी इनहेलर थेरेपी से कम है। इनहेलर थेरेपीज़ में हम बेसिकली 3 इकसाम की जो दवाइयाँ हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल करवाते हैं, जिनके अंदर इनहेल्ड स्टीरॉइड्स होते हैं। इसके अलावा इनहेल्ड स्टीरॉइड बेसिकली ये करते हैं कि जो फेफड़ों की या सांस वाली नाली की सोजिश होती है उसको कम करते हैं, या जो अकड़न दमे के मरीजों के अंदर होती है उसको भी कम कर देते हैं। तो दूसरा, इसके अंदर 2 इकसाम के ब्रोंकोडायलेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स जाके जो हमारी सांस वाली नाली है उसकी सोजिश को भी कम करते हैं और आसानी से मरीज अपनी सांस के अंदर बहाली महसूस करता है। इसके अलावा और मुख्तलिफ इकसाम की दवाइयाँ भी यूज़ होती हैं अगर ऐसे मरीज़ जिनका डिज़ीज़ का फ्लेयर अप ज़्यादा है या डिज़ीज़ की सिविरिटी ज़्यादा है और इनहेलर थेरेपी से भी उसको आराम या फाका नहीं हो पा रहा, तो हम उनको कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स मौजूद हैं दुनिया में जो महीने के अंदर 1 दफ़ा या 2 महीने के बाद 1 दफ़ा इस्तेमाल करवाने से मरीज की सिविरिटी बहुत हद तक कम हो जाती है। लेकिन उनका आज भी पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही इशू है कि वो बहुत कॉस्टली हैं, इस वजह से उनका इस्तेमाल काफ़ी हद तक कम है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जो अस्थमा का फ्लेयर अप है या उसके बार बार आम जुबान में हम अगर बात करते हैं कि उनकी जो बार बार अटैक का होना, वो जैसे दिल का अटैक बार बार हो और दिल की दीवारों को या दिल के मसल्स को वो काफ़ी हद तक कमज़ोर कर देता है, तो ऐसे ही अगर मरीज अपनी दवाइयों को रेगुलर इस्तेमाल नहीं करता, जो उसकी फेफड़ों की नालियां होती हैं या जो फेफड़े का साइज है वो भी कम होना शुरू हो जाता है और मजीद तंग से तंग होता चला जाता है। तो हमें अपनी दवाइयों को रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए और अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, ख़ास तौर पे उन दिनों के अंदर जब मौसमियाती कोई तब्दीली रूनमा हो रही हो, सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी हो रही हो, तो हमें अपने डॉक्टर के पास सिम्टम्स आए तो रुजू करना चाहिए और उनसे कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच।